एक पार्टिकल का मास है m1, दूसरे पार्टिकल का मास m2। सिंस हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर किया है, हम बोल सकते हैं r1 बी द पोजीशन वेक्टर of m1 and r2 be the पोजीशन वेक्टर ऑफ m2। सपोज दो पार्टिकल्स हैं, एक का पोजीशन वेक्टर है m1 और दूसरे का पोजीशन वेक्टर है m2। इन दोनों पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ये पॉइंट विच इज कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ मास, एंड इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है RCM। मैंने आपको क्या बताया कि सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जहां सारा ऐसे लगता है कि सारा मास यहीं पर कॉन्सेंट्रेट हुआ, यहीं पर वो है, यहीं पे बेस्ड है। तो सेंटर ऑफ मास पूरे सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। एक्चुअल में सेंटर ऑफ मास एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, लेटर ऑन आपको पता चलेगा, इट कैन बी आउटसाइड द बॉडी आल्सो, बट चाहे वो इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है बट फिर भी वो रिप्रेजेंट पूरे सिस्टम को करेगा। तो पूरे सिस्टम का मास मतलब सेंटर ऑफ मास। सपोज इस पार्टिकल के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगी और वो है F1, और इस दूसरे पार्टिकल के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगी है F2। इंटरनल फोर्सेस भी लग रही हैं। इंटरनल फोर्सेस कौन सी? ग्रेविटेशनल फोर्स, एक दूसरे के ऊपर जो मास के कारण लगती हैं। इस m1 ने इसको अट्रैक्ट करना है और m2 इसको, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट वो इंटरनल फोर्सेस हम नहीं लेंगे बिकॉज ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ, बिकॉज दे आर इक्वल एंड अपोजिट पेयर्स। उनका तो नेट तो जीरो ही आएगा। लेट F1 and F2 be the external forces on M1 and M2. Let F1 and F2 be the external forces acting on M1 and M2 respectively. Then, according to Newton's second law, बेटा जो न्यूटन सेकेंड लॉ है, मैं स्टेटमेंट लिखूंगा पहले। इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर क्या लिखते हैं? बेसिकली न्यूटन सेकेंड लॉ सेज F is equal to m into a. We also write it as m into dv by dt, ठीक है। और v जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन होता है, तो v की जगह हम dr by dt भी लिखते हैं। इसलिए जो न्यूटन सेकेंड लॉ है इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, दैट इज इक्वल टू m into d2r by dt square, m into d2r by dt square। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, बेटा जो F1 है that will be equal to m1 into d2r1 by dt square, और बेटा जो F2 होगा that would be m2 into d2r2 divided by mass into acceleration। acceleration मतलब डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन। acceleration मतलब rate of change of velocity, and velocity is rate of change of position of a body. So m into d2r by dt square represents force। हम अगर external forces लगा रहे हैं F1 और F2, तो F1 लग रही है M1 पे, लिखा मैंने यहाँ M1 के ऊपर F1 और M2 के ऊपर F2 लग रही है, राइट। इन दोनों फोर्सेस का अगर हम सम करें तो हम बोलेंगे व्हाट इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। इस पूरे सिस्टम के ऊपर टोटल कितनी फोर्स लग रही होगी? टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज F equals to F1 plus F2, ठीक है। सो वी कैन राइट दिस F equals to F1 क्या है?
m1 into d2 r1 by dt square m2 into d2 r2 by dt square, because force is mass into acceleration. लेकिन मैंने अभी आपको क्या बोला कि सेंटर ऑफ मास जो है वो टोटल मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब टोटल मास मतलब m1 प्लस m2, और उस टोटल मास का पोजीशन वेक्टर क्या है? टोटल, ऐसे तो इनका अलग अलग है, बट इस टोटल मास को अब सेंटर ऑफ मास से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसका पोजीशन वेक्टर आरसीएम है। तो यही जो फोर्स है, ये तो बोलेंगे, यही बोलेंगे ना कि सिस्टम के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, एफ। सो वी कैन से दैट इस एफ की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए, इट कैन बी m1 प्लस m2 मास into d2 by dt square of rcm, and it is equal to m1 into d2 r1 by dt square plus m2 into d2 r2 by dt square। थोड़ी यहां मैनिपुलेशन करनी है आपको। d2 by dt square देखो कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ है। वी कैन राइट इट एज, अगर थोड़ा सा मैं टेक्निकली बताऊं तो ऐसे लिखूंगा, d2 dt square of rcm is equal to d2 by dt square of m1 r1, ये r1 r2 पोजीशन वेक्टर है ना, प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये वाला डिनोमिनेटर में चला गया, उससे ये आपका d2 dt स्क्वायर कैंसिल, देयरफॉर rcm क्या बन गया, d2 dt स्क्वायर कैंसिल, rcm क्या बन जाएगा, m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय, ये है एक्सप्रेशन फॉर द पोजीशन वेक्टर ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। इसको नोट कर लो। तो एज ए स्पेशल केस अगर हम ये एज्यूम करें कि m1 और m2 बराबर हैं, मान लो दोनों को m लिख लेता हूं, तो rcm कितना होगा, mr1 प्लस mr2 डिवाइडेड बाय m प्लस m, इट मीन्स दैट rcm आपके पास आ जाएगा m कॉमन, ठीक है, और नीचे आ जाएगा, देखो अगर मैं m कॉमन ले लूं तो क्या लिख लूंगा, r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाय 2m, तो ये m और m कट गया, rcm क्या आ जाएगा, r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाय 2। तो rcm क्या हो गया, टू पार्टिकल सिस्टम अगर इक्वल मासेस वाले होंगे दोनों, तो rcm विल बी इक्वल टू r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाय 2। अब इसी को पहले इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर बताता हूँ, सॉरी कोऑर्डिनेट्स बताता हूँ। सपोज करो जो पार्टिकल m1 है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, कोऑर्डिनेट्स ऑफ cm। सपोज xy प्लेन में ये जो पार्टिकल जिसका मास m1 है, इसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, m2 के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, ये ओरिजिन r1 r2, और ये rcm या जिसको हमने सेंटर ऑफ मास बोला, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं xy। तो ये अगर rcm है, देखो यहां भी वेक्टर्स आएगा, वेक्टर्स तो हमेशा ही चलता रहेगा, जब तक फिजिक्स चल रही है वेक्टर्स कभी जान नहीं छोड़ेगा, ठीक है। इसलिए हर एक टेस्ट में आपको वेक्टर्स का क्वेश्चन जरूर दिखेगा। यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट आता है, मैंने क्रॉस प्रोडक्ट से स्टार्ट किया ही नहीं, अदरवाइज सिलेबस क्रॉस प्रोडक्ट से स्टार्ट है, क्योंकि वो पहले पढ़ चुके हैं हम। तो अगर इस m1 के कोऑर्डिनेट्स
if the coordinates of M1 are x1 y1, that of M2 are x2 y2, and that of CM are xy. अगर इनके कोऑर्डिनेट्स ऐसे हो, एक के x1 y1, दूसरे के x2 y2 और सेंटर ऑफ मास के xy, तो आपको पता है ना R1 क्या होता है, देन R1 विल बी IX1 प्लस JY1. R1 क्या हुआ, IX1 प्लस JY1. R2 क्या हुआ, IX2 प्लस JY2. ठीक है ना. अगर ये R1 है तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, IX1 प्लस JY1, और सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एंड RCM के कोऑर्डिनेट्स हमने लिए XY, तो वो आ जाएगा IX प्लस JY. ठीक है, वेक्टर्स में ये पढ़ा हुआ हमने. अब ये जो कोऑर्डिनेट्स वाला है और ये डिफरेंट जो हमारे पास है, इसको हम इसमें यूज करेंगे. वी नो दैट RCM जो है दैट इज इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2. तो यहाँ कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने, इसलिए मैं इसको RCM को क्या लिख सकता हूँ, IX प्लस JY. M1 इंटू R1 की जगह IX1 प्लस JY1 प्लस M2 इंटू R2 की जगह क्या लिखूंगा, IX2 प्लस JY2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2. फिर लेफ्ट साइड में तो यही रहेगा आपके पास, IX प्लस JY इक्वल टू, राइट साइड में देखो I इंटू M1 X1, और यहां भी तो है प्लस M2 X2 प्लस J इंटू M1 Y1 प्लस M2 Y2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2. I के कोफिशिएंट्स और J के कोफिशिएंट्स को सेपरेट किया. जब हम इक्वेट करेंगे, क्योंकि मेरे को लिखने तो मैं आपको टाइम दूंगा लिखने के लिए बाद में, इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ I एंड J ऑन बोथ साइड्स, तो बताओ उसके बाद क्या आएगा. सामने दिख रहा है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ I ऑन लेफ्ट साइड, क्या x है बे, I का कोफिशिएंट x है, और राइट साइड में I का कोफिशिएंट क्या है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ I हियर, x, एंड यहाँ I का कोफिशिएंट क्या है, M1 X1 प्लस M2 X2. तो ये तुम्हारे चाचा ने बोलना नीचे ये जो लिखा हुआ है M1 प्लस M2, ये भी रिकॉर्ड हो गया आज. अब YouTube पे नहीं भेजूंगा क्लास. हाँ? तुमने तो इससे ज्यादा कर लिया था ना, जैसे इतना ही करना था, हमने तो बहुत ज्यादा कर दिया. व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ J Y, एंड इधर Y is equal to M1 Y1 plus M2 Y2 divided by M1 plus M2. ठीक है, X भी निकल गया, Y भी निकल गया, RCM भी आ गया हमारे पास. तो अभी इसको जनरलाइज करेंगे,
कि अगर हमारे पास कोई n पार्टिकल सिस्टम है, फॉर n पार्टिकल सिस्टम, मान लो बेटा ये मेरे पास कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं हैविंग डिफरेंट मासेस, and this is the reference, we call them as x-axis and y-axis. O है, O से लेके m1 का जो डिस्प्लेसमेंट है या इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो r1, m4 तक r4, m3 तक r3, m2 r2, mn rn। तो इसका भी तो कहीं ना कहीं मास कॉन्सेंट्रेटेड होगा, तो सेंटर ऑफ मास का RCM ले लिया मैंने पहले की तरह। तो फॉर एन n पार्टिकल सिस्टम RCM क्या होगा? 2 पार्टिकल के सिस्टम के लिए क्या था? m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो n पार्टिकल सिस्टम के लिए क्या होगा? n पार्टिकल सिस्टम के लिए होगा m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 so on mn rn divided by m1 plus m2 plus m3 so on up to mn। इसको ना सिंपली ऐसे लिख सकते हैं that RCM equals to summation of MI/RI divided by summation of MI। I की जो वैल्यू है 1 से n लिख लो, ठीक है। I जनरल हो गया ना हमारे पास, इट कैन बी 1 1 आ गया m1 r1, समेशन है इसलिए प्लस 1 से लेके अगर 4 तक होगा तो लिखेंगे m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 प्लस m4 r4 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। अगर सारे पार्टिकल्स का मास बराबर हो मान लो सारे पार्टिकल्स का मास m के बराबर है, देन व्हाट विल बी RCM? न्यूमरेटर में m कॉमन लेंगे जैसे पहले किया, डिनोमिनेटर में आएगा m प्लस m प्लस m प्लस m कितनी बार? n टाइम्स, तो n इंटू m हो गया, जैसे 4 बार करेंगे तो 4m, 5 टाइम्स विल बी 5m, सो इट विल बी m कॉमन r1 प्लस r2 प्लस r3 rn divided by m into m and m will be out, so we have RCM equal to r1 plus r2 plus r3 rn divided by n आ जाएगा बेटा। एंड इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स अगर पता करना है, अगर कोऑर्डिनेट्स पता करना है x और y अगर सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स हैं, if x and y are the coordinates of center of mass, then x is equal to m1 x1 plus m2 x2 m3 x3 plus mn xn divided by
y क्या होगा बेटा, m1 y1, m2 y2, m3 y3, mn yn डिवाइडेड बाय अगर सबके मास बराबर होंगे तो अब क्या बनेगा, सब अगर m के बराबर हैं तो बेटा आपके पास x आ जाएगा, सिंपली x1 प्लस x2 में डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप चेक करो कैसे आएगा ये, डिवाइडेड बाय n, और y आएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 सो ऑन अप टू yn डिवाइडेड बाय n। x आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, जितने भी मासेस होंगे। ठीक है, एक सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सपोज हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें 3 पार्टिकल्स हैं of mass m each are placed at the 3 corners of an equilateral triangle having each side equal to a. Find the coordinates of center of mass of the system. सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ठीक है, डायग्राम बना के देता हूं। वी हैव 3 पार्टिकल्स, जस्ट डिफरेंशिएट करने के लिए नाम दे देता हूं m1, m2, m3। ठीक है, बट ये तीनों बराबर हैं, तीनों का मास बराबर है, एंड दे आर प्लेस्ड एट द 3 कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ईच साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल इज a। तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बेटा? कोऑर्डिनेट्स मतलब हमें यहाँ x y पता करना है, तो ये जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ये तो हमेशा ओरिजिन के रेफरेंस में होते हैं। विद रेफरेंस टू ओरिजिन कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करते हैं, हम x चूज करते हैं, y चूज करते हैं। सो व्हाट वी डू हियर, इस m1 को ओरिजिन मान लो, ये y बना लो और ये x बना लो। m1 को ओरिजिन मान के क्या कर लिया मैंने, y भी बना लिया, x भी बना लिया, उससे मेरा रेफरेंस फिक्स हो गया। इस m1 के कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0 है ना, 0 0। m2 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यहां से आपने यहां पहुंचना है, तो अलोंग x एक्सिस कितना गए, a, अलोंग y एक्सिस कितना गए, 0, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर तो y की वैल्यू 0 होती है। फिर यहां पहुंचना है, अलोंग x एक्सिस कितना गए, a/2, और अलोंग y एक्सिस कितना, √3/2a। कैसे है ये देखो ना, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल थी हमारे पास, मैंने आधी ले ली, ये a/2 है, ये a है, और ये हाइट है इक्विलेटरल ट्राइंगल की। सिंपल ज्योमेट्री है, a स्क्वायर किसके बराबर होगा, h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 4, इसका स्क्वायर। ठीक है, सो h स्क्वायर कितना बना फिर यहां से, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4, दैट विल बी 3a स्क्वायर बाय 4। तो h कितना बना, a√3 डिवाइडेड बाय 2, वही लिखा मैंने। ये कोऑर्डिनेट्स कैसे आते हैं, देखो मान लो मेरे पास ये कोई ग्राफ शीट है, ये है 0 0, और मैं बोलता हूँ बताओ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो क्या करते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो बोलते 4 4। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, a/2 h, और h क्या होता है √3/2a या a √3/2।
तो मेरे पास सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आ गए, सबका मास बराबर है। अब सेंटर ऑफ मास का अगर x कोऑर्डिनेट में देखूं और उसको बोलूं कि x होगा, सो दैट विल बी इक्वल टू m1 x1, अभी किया हमने m2 x2 m3 x3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। सो x क्या बनेगा, m1 m2 m3 तीनों बराबर है, मैं m लिख लूंगा, x1 इज 0, ये x1 है। फिर m इंटू x2 कितना है, a, फिर m इंटू x3 कितना है, a बाय 2 डिवाइडेड बाय 3m। तो बेटा आपके पास x क्या बनेगा, ma प्लस ma बाय 2 डिवाइडेड बाय 3m। तो न्यूमरेटर में आ गया 3ma बाय 2 डिवाइडेड बाय 3m, 3m कैंसिल, तो x कोऑर्डिनेट तो a बाय 2 ही आया। x कोऑर्डिनेट क्या आया, a बाय 2। ध्यान से देखो y कोऑर्डिनेट क्या बनने वाला है, ycm बोलोगे आप या y बोल दो खाली, m1 0 प्लस m2 इंटू 0 प्लस m3 इंटू √3/2a डिवाइडेड बाय 3m ही आएगा। फिर से इसको भी तो m बोल रहे हैं हम, ये भी 0 ये भी 0, तो ये बना आपके पास कितना, m √3/2a डिवाइडेड बाय 3m, तो ये m कैंसिल, √3/6a। तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स ये बने, यहाँ से मीडियन बना लो, यहाँ से मीडियन बना लो, ये है सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स। और बेटा ये कोऑर्डिनेट्स हैं क्या, a/2 x कोऑर्डिनेट है और √3/6a y कोऑर्डिनेट है। ठीक है, इतना करके आना कल, क्योंकि आगे हम थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं इसमें। ठीक है, ये है सेंटर ऑफ मास का बेसिक आइडिया। ठीक है, विल कंटिन्यू विद इट टुमारो।